नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज लोग आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट, जो 16/2/2014 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और एक पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन से। पहले क्या करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक अध्यापिका ने पाया है कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड जो है का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। बोला जा रहा है कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया है कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, वर्ग बनाने में उसने अनुमान लगाया है कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। तो सिद्धांत की बात करें तो उसने हो जाएंगे, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। बोला जा रहा है कि विकास क्या होता है कि विकास प्रथम चरण पूरा किए द्वितीय एवं तृतीय चरण का संपादन दुरहु या चूंकि वर्ग बनाने में चारों भुजाओं की समानता का ध्यान रखना जरूरी है, अतः वर्ग बनाने से पहले बच्चों को कोई ज्यामितीय आकृति, गोले, कच्ची और आयत की जानकारी होनी चाहिए, जो कि क्रमबद्ध विकास के माध्यम से ही संभव है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के विकासनात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास का समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो समुचित रूप से स्पष्ट करने की बात देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, विकास एक तरफ विकास है पियाजे, एक तरफ आयु दिया हुआ है। मतलब इनका कहना था कि विकास निरंतर नहीं बढ़ता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है ना, डिसकंटिन्यूटी में इस टाइप से बढ़ते जाता है। मतलब पहले आयु बढ़ता है फिर विकास होता है, फिर आयु बढ़ता है फिर विकास होता है, फिर आयु बढ़ता है फिर विकास होता है, इस टाइप से बढ़ते जाता है। क्योंकि आयु के विकास के साथ जोड़ते हुए संपादित किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मानसिक विकास में भी उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, बट विकास क्या होता है, एक कंटिन्यूअस बढ़ता है ना। विकास जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो इसका समुचित क्या हो जाएंगे? तो उत्तर पे चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है ना। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव क्या है? जो परिवर्तनशील है। चार्ल्स डार्विन है ना। चार्ल्स डार्विन की पूर्व धारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को चार्ल्स डार्विन की यह धारणा थी कि सभी जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति उत्पन्न किया है, लेकिन डार्विन ने विकासवाद ने यह सिद्ध कर दिया है कि आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। इसका उत्तर पे आते हैं। इसको क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? अंतःक्रिया एवं सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। अंतःक्रिया एवं सामग्री के द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से क्या होते हैं? संबंध अनौपचारिक संकेत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? इसका आंसर देख लेते हैं। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये नहीं निकाला जा सकता। बाकी खोजपूर्ण अधिगम, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, उसके बाद बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। जो पियाजे थे है ना, मनोवैज्ञानिक, उसने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 चरणों की चर्चा की है, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रथम चरण इंद्र जनित गामक अवस्था में वह बच्चों के अनुकरण, स्मृति और मानसिक निष्पन्न की बात करते हैं, जो बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता को बताता है। दूसरे चरण में पियाजे ने बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र करते हैं और बालक में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उससे विभेद करने के लक्षण की बात करते हैं, क्योंकि तीसरे चरण में यह बताया है कि वे अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र करते हुए बच्चों की खोजपूर्ण है ना, क्या खोजपूर्ण, बच्चों की खोजपूर्ण अवस्था का जिक्र करते हुए बच्चों की अधिगम स्थिति को वर्णित करते हैं। चौथे चरण में पियाजे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण माना जाता है? तो हो जाएंगे सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। लॉरेंस कोहलबर्ग थे अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि
बालकों में नैतिकता और चरित्र के विकास की कुल निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है, जो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो इसका हो जाएंगे सामाजिक क्या हो जाएंगे रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समाज जो है शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र जो होते हैं, तो देखते हैं ऐसी शिक्षा पाए जो उनके अनुकूलतम हो, उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके अनुकूलतम हो और तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। तो इसका हो जाएगा आनुवांशिकता। क्या हो जाएंगे आनुवांशिकता, क्योंकि वे अपने जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनके विचार किसी से संबंध पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। भाषा विकास के क्रम में आनुवंशिकता सहायक तथ्य के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि मापने में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू 100 तथा ओमेगा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे के बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे 98% है ना, 98%। स्टैनफोर्ड बुद्धि मापने के अनुसार, यानी जेड बराबर हम मान लेते हैं x माइनस 4 म्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जेड बराबर 130 माइनस 100 y 15, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 130 में से घटाएंगे तो 30 है ना। ये क्या हो जाएगा 30/15 बराबर कितना आ जाएगा 2। इसमें 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2। सुबह इस स्केल में जो सूचकांक दिया हुआ है ना, जो सूचकांक क्या आया 2, क्या आ रहा है 2, जो प्रतिशत में लगभग कितना होती है। प्रतिशत की बात करें तो 97.7% है, जिसे 98% हम लोग लिख सकते हैं। 98% क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति
केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पे आते हैं, इसका क्या हो जाएंगे। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। विभिन्न योग्यता को समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है तो हो जाएंगे। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। जो रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार इसका विपरीत, यानी संकलनात्मक जो होती है आकलन वो रचनात्मक भी हो सकती है। इसका अपोजिट करें तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक अध्यापका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने का कहती है। वह बोला जा रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह इसका क्या हो जाएंगे कि रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। आप लोगों को वीडियो को क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित एवं वर्गीकरण मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित एवं वर्गीकरण के मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित करने की बात आ जाए तो एक क्या हो जाएगा। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता परीक्षण करना। समाधान की तार्किक सुसंगतता क्या करना, परीक्षण करना। इसमें बोला जा रहा है कि ब्लूम वर्गीक शिक्षा को अंतर्गत सीखने के उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य को 6 क्षेत्र बताए। संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोवाहक। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उच्च स्तर पर शिक्षा तभी संभव है जब संबंधित क्षेत्र निचले स्तर का ज्ञान एवं कौशल प्राप्त कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 16। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास करना चाहिए। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास करना चाहिए। तो हो जाएंगे छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए
हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। जो बच्चा क्या हो रहा है, हकलाता है, तो हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य, है ना, प्रवर्धित वाक्य से, प्रोलॉन्ज स्पीच, जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्ज्ड स्पीच से। हकलाने की समस्या न केवल आत्मविश्वास में कमी को जन्म देती है बल्कि संवेदनात्मक अस्थिरता को भी जन्म देती है। इस समस्या को प्रतिवर्धित वाक्य पद्धति का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है। साथ ही विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर भी इसका निदान क्या होता है, संभव होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाल विकास का ये प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आने वाले जनवरी 2024 है ना, जो एग्ज़ाम होंगे सीटेट का एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी 2024 में, करना अति ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने में अशक्त यानी डिजेबल बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलना निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। तो एक बार और देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सीखने में जो अशक्त बच्चे के संदर्भ में क्या बोला जा रहा है, तत्काल संबद्धता प्रदान करना, उसको सहयोग पर बल देना, गैर अधिगणात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषणा, सामग्री प्रबंधन का उत्तोलना, है ना, निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा संग्रथित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग, है ना, इसको बोल सकते हैं एम्बेडेड लर्निंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें छात्र है जो पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों को वर्तनी करने या गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त एवं कमज़ोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अशक्त एवं कमज़ोर होते हैं। उनको तत्काल क्या करना चाहिए कि गुण, गैर या अधिगणात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धि या गवेषण सामग्री प्रबंध का क्या करना चाहिए, उसको उत्तोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ समावेशी, है ना, एक समावेशी यानी समावेशी कक्षा के अंतर्गत केवल बालक के सामाजिकरण को मजबूत करना है बल्कि उसके भविष्य की योजनाओं को सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षित भी करना है। तो समावेशी कक्षा वह होता है जो बालक को क्या करता है, उसमें अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगम का अनुभवों का परिवेश का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। असेसमेंट जो कौन सा होता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होता है। इसका हो जाएगा उत्तर, देखिए, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्श पुस्तक का क्या करना, निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? बोला जा रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे हैं जो विद्यालय क्या करते हैं, छोड़ देते हैं? संस्था की बात कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। अधिगम अक्षमताएं हैं तो हो जाएगा सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभांध वाले बच्चों में भी पाई जाती है। अधिगम अक्षमताएं क्या होती है? उस बुद्धि सामान्य बुद्धि या उससे अधिक बुद्धि लाभांध वाले बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या हो जाती है? जैसे अधिगम अक्षमताएं डिसलेक्सिया, यहाँ लिख देते हैं डिसलेक्सिया। उसके बाद क्या आते हैं? डिस्थीमिया, पहले लिख देते हैं डिस्थीमिया, ठीक है, डिस्थीमिया हो गया। उसके बाद डिस्मोर्फिया, अलग क्या होते हैं? डिस्मोर्फिया, ठीक है, डिस्मोर्फिया। ये क्या होती है? अधिगम अक्षमता होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां इसका क्या हो जाएंगे? परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है? तो हो जाएंगे अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 25 पे आते हैं। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित वर्ग? जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित वर्ग है? इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए उत्तर पे आते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ एवं अवबोध नात्मकता में हस्तक्षेप करती है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ एवं अवबोध नात्मकता में हस्तक्षेप करती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 20 ये तो हो गया ना, इसको एक बार और देख लेते हैं।
26 का देखिए, 25 था, 26 का देखिए, छूट गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है जो भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? तो आंसर पे चलते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएंगे भावनाओं की आलोचना। क्या हो जाएंगे? भावनाओं की आलोचना। अगला क्वेश्चन आते हैं 27 पे। 27 में बोला जा रहा है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों की भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना जो है ऊर्जापूर्ण होती है और राकेश की होती है जो अनुत्साहित होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में भावनात्मक अनुभवों का क्या अंतर है? तो हो जाएंगे आकलन का जो अनुकूलन का स्तर। इसमें क्या हो जाएंगे? अनुकूलन का स्तर होते हैं। अनुकूलन क्या होते हैं? जिसमें आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका राजेश दोनों भावनात्मक मानसिक स्तर अलग अलग है। दोनों के मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न विद्यार्थियों के संदर्भ में दृष्टिगत होते हैं। एक आकलन करने समय कुछ तत्वों का सामना करते हुए उत्तेजनापूर्व ऊर्जा प्रगतिकरण करता है, जबकि दूसरा अनुत्साहित उत्तेजना का प्रगतिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना के समर्थन करता है? भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना को समर्थन करता है? तो समर्थन करने की बात करें तो व्यवहारवादी। क्या हो जाएंगे? व्यवहार, मिड डे मील जिसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन, है ना, मिड डे मील, व्यवहारवादी। इस योजना का समर्थन कौन करता है? व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? यह है, तो इसका हो जाएंगे पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, है ना, पारिस्थितिकी हो जाएंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान एक ऐसी शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में क्या करते हैं? रहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? जो कक्षा में जो बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए कौन सा उपाय हो, कौन सा उपाय करना चाहिए जो उनके लिए क्या हो, लाभकारी प्राप्त हो, सब सर्वाधिक क्या हो, लाभकारी हो, है ना, यानी उनके लिए क्या हो, लाभ का काम करे। तो हो जाएंगे बच्चों उस जगह पर बैठाना। 1 मिनट। बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। बच्चों को उस जगह पर बैठाना चाहिए जहाँ उनका ध्यान क्या हो, सबसे कम भंग हो सके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। 1 मिनट, कहाँ चला गया? हो गया। 31 पे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। और
ये नंबर की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको नंबर में सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट में सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से दिलाने को देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन में कम से कम इसमें 50 या 55 नंबर आप लोगों को आने की संभावना होती है ना। सामाजिक विज्ञान, चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएंगे स्वदेशी, क्या हो जाएंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी, है ना। 1905 या 6 में हुई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। 1905 या 1906 में, जिसमें क्या किया गया था? कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, है ना। कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन कब हुए थे? 1920 में शुरू की गई थी। उसके बाद 1922 में इसको बंद कर दिया गया था, है ना। 22 में इसको बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच मानसिक सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री और पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो इसका लेखन की बात करते हैं तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, क्या हो जाएंगे? बेगम रोकेया। क्या हो जाएंगे? बेगम रोकेया। इसका ऑप्शन एक बार फिर से देख लिए, इसका क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे, है ना, जो महाराष्ट्र में हुई थी 1850 ईस्वी में। स्त्री और पुरुष की जो क्या थी, स्त्री और पुरुष की ये जो अंतर थी उसको दूर करने के लिए 1850 में ताराबाई शिंदे ने क्या किया थे? उसके सामाजिक अंतर को एक आंदोलन के स्तर पर चलाया था, आंदोलन के रूप में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? बोल रहा है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो इसका हो जाएंगे लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, लोगों को नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 34। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन होता है इसमें, इसका देखते हैं। इसका भारत ब्रिटिश औद्योगिकरण उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। जो भारत है ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा क्या बन गया था? बाजार। अगला क्वेश्चन आते हैं, भू राजस्व के कौन सा समझौते पर राजाओं के तालुकादारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? भू राजस्व के कौन सा समझौते में राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो हो जाएगा अस्थाई समझौता का, क्या हो जाएगा? अस्थाई समझौता। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो हो जाएंगे लखनऊ, है ना। 1857 में बेगम हजरत 1857 लखनऊ से भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया है? तो ये हो जाएगा 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 38, मध्यकालीन निम्नलिखित में से क्या थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका क्या हो जाएंगे? बालात मजदूर। क्या हो जाएंगे? बालात मजदूर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 40 पे। कूट दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम है जहाँ अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। तो एक तरफ स्थान है, एक तरफ राज्य दिया गया है। चलिए इसको कूट की सहायता से हम लोग देखते हैं कूट क्या दिया गया है। कूट में दिया गया है आंसर 4213। 4213 के साथ हम लोग मैच करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 421, 1 मिनट, 4 2 1 और 3 यानी चिरांड। इसका क्या हो जाएगा? बिहार में। फिर कोलदिहवा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कोलदिहवा, बुरजहोम कश्मीर में। हालूर की बात करते तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चिरांड बिहार, कोलदिहवा उत्तर प्रदेश, बुरजहोम कश्मीर, हालूर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? कितने बार आया? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? तो कितने बार हो जाएंगे? इसको एक बार, है ना। ऋग्वेद में गंगा या यमुना नदी का नाम एक बार आया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्म में पाए जाते हैं? तो केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो घर को त्याग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध जो है देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। अगर जाति की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे? ज्योतिराव फुले। किसने कहा था ये? ज्योतिराव फुले के द्वारा। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त माना जाता है? तो ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक। ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर है जो शांति का प्रतीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में
उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे कि वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जनवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आप लोग को यहाँ जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन से वीडियो अपलोड किए वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? इसे पूछा गया है कि इसमें सत्य नहीं है। तो राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। अगला क्वेश्चन आते हैं, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? मृदा के कौन सा गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो इसका हो जाएंगे रासायनिक गुण या पारगम्य एवं संरचना। रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। क्वेश्चन नंबर 48। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया कहते हैं। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्खनन। क्या बोलते हैं? उत्खनन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 49। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्न में से कहाँ स्थित है? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से या निम्न में से कहाँ पे स्थित है? तो स्थिति की बात करते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हो जाएंगे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। 51 पे आते हैं। ऑप्ची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्ची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। 52 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक क्या है? उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो फलोद्यान की बात करते हैं तो भूमध्य क्षेत्र। क्या हो जाएंगे? भूमध्य क्षेत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्र। 55 पे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पृथ्वी के द्वारा प्रेषित या रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन सा परिवर्तित करता है? पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन सा
प्रसारित करता है तो हो जाएंगे तापमंडल, है ना, तापमंडल। 56 पे आते हैं, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है कब, जब निर्विकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, जब निर्विकरण हो या तो भू अपरदन चलता रहे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषीय विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर पोषीय विकास का सिद्धांत की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 58, बोला जा रहा है कि दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना का अंतर होगा, इन दोनों समय में शहरों का कितना का अंतर होगा। तो इसका हो जाएंगे कितना, 2 घंटे का। कितना हो जाएंगे, 2 घंटे का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, 15 डिग्री में 1 घंटा, फिर 15 डिग्री में 1 घंटा, तो पूरा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन जो अधिनियम है वो, तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएंगे। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 60 पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो हो जाएंगे अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून का एक दंडनीय अपराध होगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 61, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। भारत में असमानता का मुख्य कारण पूछा जा रहा है, तो गरीबी, है ना, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे इसका, गरीबी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संवैधानिक हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में होंगे, और ये जो है नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, बोला जाए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में क्या सत्य है। तो इसमें सत्य पूछा जा रहा है, तो पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। पुत्रों और पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करवाना। 65 पे आते हैं, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक की बात करें तो गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण, गरीबी और सामाजिक भेदभाव दोनों इसमें होते हैं, है ना, गरीबी भी होती है और सामाजिक भेदभाव के कारण। 66 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन जो सामाजिक नहीं बोला जा रहा है। तो जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप लोगों को थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि
वीडियो को स्लो करें या वीडियो को, और अगले वीडियो में तेज से करें। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया। ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर क्या किया है कि ध्यान दिया है। तो हो जाएंगे पीने का पानी। इसमें क्या हो जाएंगे, पीने का पानी। 68 पे आते हैं, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को क्या करना है, पहचान करना है इसमें। तो हो जाएंगे शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK वाशु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK वाशु दिशा निर्देश गाइडलाइंस जो है निम्नलिखित में से किस के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका हो जाएगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने, उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। तो हो जाएंगे जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा में अधिकार शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 71 पे। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक व परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। जो वर्तमान स्कूल आधारित आकलन है में पारंपरिक वार्ष परीक्षा किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। अगर शामिल नहीं की बात करें तो अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पे बल को। क्वेश्चन नंबर 72, एक नए प्रकार इसी टाइप को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, है ना, जिसमें हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन इसी टाइप को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को आवश्यक बताना चाहिए। तो इसका हो जाएंगे कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षा विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है शिक्षा की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73। बोला जा रहा है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षिका ने निम्नलिखित टिप्पणियों की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। ठीक है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों को व्यर्थ सामग्री जो होते हैं उससे क्या बनाया गया, कुछ रचनात्मक वस्तु बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षिका ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की। इस सूचना को आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए।
इसको देखते हैं। इसका रचनात्मक कि बोला जा रहा है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखना। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखना। 74 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजनाएं कार्य उपयोगी होते हैं। प्रोजेक्ट जो होते हैं सामाजिक विज्ञान में वो क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसको देख लें क्या क्या उपयोगी होते हैं। 1 और 4 क्या हो जाएंगे, 1 और 4 में क्या बोला, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, कक्षा और घर पे समूह में कार्य करना। और 1 में क्या क्या है, विषय पर आधारित कार्य में, है ना, विषय आधारित कार्यों में। 75 सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत होती है। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सार्वजनिक और खुले स्थान तेज़ी से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, है ना, यानी तेज़ी से उसका क्या हो रहे हैं, ख़त्म, विलुप्त। सर्वेक्षण परियोजना क्या हो जाएंगे इसका, सर्वेक्षण परियोजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, है ना, NPE 1986 ने निम्न में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं का आंसर, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे, NPE 1986, जो विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। बोला जा रहा है इसमें कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में असक्षम होने के कारण परेशान हो रही है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होंगे। इसका क्या हो जाएंगे, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए गए कार्य से संबंधित है। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में
निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएंगे कहानी बोर्ड। क्या हो जाएंगे? कहानी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या हो जाएगा? सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य रखना चाहिए। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं 81। पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्यपुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। 82 पे आते हैं। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो स्कूल को क्या करना चाहिए तो देखते हैं कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। अध्यापकों को केस अध्ययन करने के लिए कहना चाहिए और उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। 83 पे आते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र है। विद्यार्थी है जो इन मुद्दों को समझने, इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र होते हैं। हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिसमें क्या होना चाहिए? ऐसा उपागम जिसमें होना चाहिए पर्यावरणीय चिंताओं तथा उसके संरक्षण के संबंध में आलोचनाओं का समझ पैदा की जा सके। पर्यावरणीय चिंताओं तथा उसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। 85 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति जो है और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएंगे? इसको देखते हैं। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं।
क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने का, विद्यार्थियों की सहायता करना। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंधित स्थापित करने की योग्यता क्या है, इसका डैश है। विश्लेषण करना, योग्यता क्या है, विश्लेषण करना है। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों के द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं। बोला जा रहा है कि कक्षा की गतिविधियों संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाई और समय सारणी लागू करें। क्वेश्चन नंबर 89 पे आता है, प्रेरक अधिगम है ना, इंडक्टिव लर्निंग निम्न में से किस उपागम के विपरीत है। प्रेरक अधिगमन है जो निम्नलिखित में से किस उपागम के क्या है, विपरीत है। तो प्रतिपादक शिक्षण। प्रतिपादक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार में क्या है, सत्य है। तो इसका हो जाएंगे, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से आ जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन। हम लोग सामाजिक विज्ञान के पूरे 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक नीचे देंगे, गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चयन करना है। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। एक गद्यांश दिया गया है, बोला जा रहा है, समूची स्वार्थी अप्रेरित प्रवृत्तियाँ नकारात्मक है। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते हैं, उनमें लोक संग्रह नहीं होता है, भव्य आदर्श नहीं होते हैं। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित है तो वे हास्यमान ही होंगे। क्या होंगे, वे हास्यमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई काम आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है। उसी तरह कोई काम करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह काम आपका मनचाहा नहीं है। कार्य निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए। जो कार्य का निर्णय होना चाहिए जो बुद्धि विवेक पे आधारित होना चाहिए। बुद्धि विवेक पे क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। मन चली भावनाओं तुम कमी मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए
आपकी पसंद नापसंद आपके सबसे बड़ा शत्रु है। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि एवं हास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यावहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि कैसी प्रवृत्ति नकारात्मक है ना। कैसी प्रवृत्ति नकारात्मक है? जिनमें अह और स्वहित का भाव हो। जिनमें क्या हो? अह और स्वहित का भाव हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? कौन से कार्य है जो हानि की ओर ले जाते हैं? तो इसका जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्य का समर्थन किया गया है? इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्य का समर्थन किया गया है? तो जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। जो बुद्धि विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। 94 पे आते हैं। इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? तो रुचि अरुचि को। क्लियर है। लेखक ने इस शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? लेखक ने इस शत्रुओं से निपटने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया है? तो विश्लेषण करना। नकारात्मक का विलोम शब्द। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या हो? इसका क्या हो जाएंगे? नकारात्मक का विलोम शब्द सकारात्मक, है ना। एक मिनट, 95 को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, 95 नकारात्मक का विलोम शब्द सकारात्मक। 97 वे तो हर क्षण आपकी हानि एवं हास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे वर्तमान किसके लिए आया है? वे तो हर क्षण आपकी हानि एवं हास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे वर्तमान किसके लिए आया है? पसंद नापसंद के लिए। ठीक है, पसंद और नापसंद के लिए। आप लोगों को इसमें से 10 नंबर आप लोगों को मुफ्त में मिल जाएंगे, क्योंकि गद्यांश को पढ़ के ही इसको बनाना है ना। किसी भी गद्यांश दिया जाएगा और उसको पढ़ के ही आपको 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें हल करना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका हो जाएंगे हाजिर। क्या हो जाएंगे? हाजिर उपसर्ग। विश्लेषण का विलोम है। विश्लेषण का विलोम है संश्लेषण। क्लियर है सभी को? आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निर्देश प्रश्न 100 से 105 निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए कब पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। चलिए कब गद्यांश पढ़ते हैं। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी है जो सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह
समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका। काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? काव्य में किस जनता की ओर क्या किया गया? संकेत। जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, जो खेतों खलिहानों और कारखानों में काम करती है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। समय के रथ घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है। समय के रथ घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय क्या है? अब समय बदल रहा है। क्या हो रहा है? अब समय बदल रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव क्या है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव क्या है? राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। सांप किसकी ओर संकेत करता है? सांप किसकी ओर संकेत करता है? शोषकों की ओर, शोषकों की ओर। सुगबुगा उठना का अर्थ क्या होता है? सुगबुगा उठना का अर्थ क्या होता है? अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। अगला क्वेश्चन आते हैं, उचित प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? उचित प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य निजी अनुभवों के आधार पर भाषा पर सृजनशीलता इस्तेमाल। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशीलता इस्तेमाल। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? तो इसको हो जाएगा, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से क्या करना? व्यक्त। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उचित प्राथमिक चरण डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उचित प्राथमिक चरण डैश और डैश के बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसका हो जाएंगे सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक और राजनैतिक। सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक और राजनैतिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। बोला जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण होते हैं उसका उद्देश्य डैश में क्या सहायक होंगे? तो सहायक की बात कर रहे हैं तो इसको भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने,
और उसका विश्लेषण करने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी जो गतिविधि है उसका उपयोग नहीं हो सकती है? इसको देखते हैं। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 111, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होती है? तो आगमन विधि है ना। एक क्या होती है इसका? आगमन विधि। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है तो समृद्ध भाषा परिवेश पर। समृद्ध भाषा परिवेश। क्वेश्चन नंबर 113, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे जो होते हैं समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। समाचार पत्र में जो छपी हुई खबर होते हैं या लेख होते हैं, कही गई बात का क्या होना चाहिए? उसको निहितार्थ समझ सके, मतलब उसको आसानी से समझ सके। 114 पे आते हैं। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होता है। बोला भाषा सीखने का अर्थ होता है कि उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होता है। तो संस्कृति और संस्कृति क्या हो जाएगा इसमें? संस्कृति और संस्कृति। बोला जा रहा है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना जरूरी है? तो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि जानना क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन आते हैं। बोला जा रहा है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश एवं स्वाभाविक डैश प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। क्या क्या है? नाटक, सिनेमा, उसके बाद परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की, इसको देखते हैं, बच्चों की स्वतंत्र, यहाँ पे बच्चों की स्वतंत्र एवं स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सक्षम का विकास करने में मदद करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? बोला जा रहा है कि मुदिता है जो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत
रहने की सलाह सचेत रहने की सलाह देंगे तो हो जाएगा कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। जो कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन बताते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो जो है बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। ठीक है, एक मिनट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता पर बल देंगे। तो इसका हो जाएंगे एकांकी। क्या हो जाएंगे? एकांकी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद।